हेलो गाइज, हायर टू क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो। यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, केबीएस टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसबी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या एनबीएस टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यदि राजनीतिक चिंतन से संबंधित यदि क्वेश्चन आता है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ हर राजनीतिक चिंतन के बारे में विस्तार से पढ़ाया गया है और भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ साथ पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, इससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो, यानी सबसे पहले प्राप्त हो। तो सीधे हम चलते हैं प्लेटो टॉपिक पे। तो प्लेटो का जन्म कब हुआ था? तो प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 428 ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 347 ईसा पूर्व में, यानी 81 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। प्लेटो का जो जन्म स्थान है वो एथेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस में, यानी प्लेटो का जो जन्म हुआ था एथेंस के राजघराने परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम एरिस्टोन था। क्या था? इनके पिता का नाम एरिस्टोन था तथा माता का नाम परपिटनी था। प्लेटो की बचपन का क्या नाम था? तो प्लेटो के बचपन का नाम एरिस्टोक्लिस था। देखिए, ये प्लेटो के प्रारंभिक जीवन से संबंधित है। यदि आपके एग्जाम हॉल में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो बहुत सारे लोगों की गलतियाँ निश्चित है। तो आप अपडेट रहिए कि हम उसे विचारधारा को तो पढ़ेंगे ही, बल्कि उसके जो प्रारंभिक जीवन से जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उन्हें हम अपने ध्यान में जरूर रखेंगे। तो प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? तो प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था और 399 ईसा पूर्व में सुकरात की मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे। प्लेटो का उद्देश्य क्या था? तो प्लेटो का उद्देश्य था आदर्श राज्य की स्थापना करना। क्या था? आदर्श राज्य की स्थापना करना। प्लेटो किसके विरोधी थे? तो प्लेटो लोकतंत्र एवं कानून के विरोधी थे। क्यों थे? जैसा कि जानते हैं आप कि उनके जो गुरु सुकरात थे वो एथेंस में यानी लोकतंत्र की शासन व्यवस्था चल रही थी और इसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें विष पीने के लिए मजबूर किया गया। इसी कारण वे लोकतंत्र एवं कानून के विरोधी हो गए। तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनेगा कि लोकतंत्र एवं कानून के विरोधी कौन है? तो प्लेटो लोकतंत्र एवं कानून के विरोधी हैं। समर्थक किसके हैं? तो निगमनात्मक पद्धति के समर्थक हैं। प्लेटो निगमनात्मक पद्धति के समर्थक हैं और दर्शन राजनीति के जनक हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करते हैं। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस के एक राजघराने कार्टेस वंश में हुआ था। राजघराने में जन्म लेने के कारण, यानी आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति राजघराने में जन्म लेगा वो कहीं ना कहीं राजनेता बनना चाहिए, राजवंश को संभालना चाहिए, लेकिन नहीं, ये राजनेता न बनकर क्या बनते हैं? राजनीतिक चिंतन बनते हैं। क्या बनते हैं? राजनीतिक चिंतक बनते हैं। इसका कारण यह है कि जो सुकरात की मृत्यु हुई थी वो बहुत ही उससे आहत हो गए थे और प्लेटो ने गुरु सुकरात के यानी जो इनके गुरु थे सुकरात, वो एथेंस की लोकतांत्रिक सरकार, क्या था? एथेंस में जो लोकतांत्रिक सरकार चल रहा था उसी कानून, यानी उस राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था थी उसमें रहकर ही उन्हें जहर पीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। इसलिए वो लोकतंत्र और कानून के विरोधी हो गए थे और प्रारंभ से ही, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, अतः प्रारंभ से ही लोकतंत्र एवं कानून के विरोधी हो गए। इसीलिए प्लेटो ने लोकतंत्र को अल्पज्ञों, मूर्खों, अमानुषों और दुष्टों का शासन बताया है। प्लेटो ने कानून के राज के स्थान पर विवेक के शासन की स्थापना की है। तो समझ सकते हैं कि प्लेटो लोकतंत्र और कानून के विरोधी क्यों हो गए। यहाँ पे एक कोटेशन है, इसे आप लोग देखिए। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, किसने कहा है? ये किसका कोटेशन है? तो आपके एग्जाम हॉल में कोटेशन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और जो छात्राएं भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जो राजनीतिक चिंतन विषय है, राजनीतिक चिंतन जो हो उसमें से जो कोटेशन पूछता है वहाँ से वो लोग गलती कर देते हैं और एग्जाम हॉल में उनका 1 या 2 नंबर 4 नंबर कम हो जाता है और उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी परिभाषाएं हैं, जितने भी कोटेशन दिए हैं, जो मुख्य हैं, मैं उसका कलेक्शन कर रहा हूँ और जल्दी उसे आपके सामने ले आकर प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, किसका कोटेशन है? तो इमर्सन महोदय का क्वेश्चन है। किसका है? इमर्सन। प्लेटो सुकरात के मुझसे इतने
दुखी थे कि उन्होंने यह तय किया कि एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना की जाए जहां एक ऐसा दार्शनिक राजा शासन करे जो राज्य में इस प्रकार न्याय की व्यवस्था करे कि सुकरात जैसे विद्वानों को पुनः विष न भी न पड़े। समझ सकते हैं आप। प्लेटो का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्लेटो का मुख्य उद्देश्य था आदर्श राज्य की स्थापना करना। उल्लेखनीय है कि जब सुकरात की मृत्यु पर 399 ईसा पूर्व में हुआ तो लगभग 8 वर्षों के पूर्व से ही सुकरात जो थे उनके पास दर्शन की शिक्षा लेते, यानी जब 399 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ सुकरात का तो उसके लगभग 8 वर्ष पहले से ही जो प्लेटो थे शिक्षा वहाँ पे ले रहे थे। और किसकी शिक्षा ले रहे थे? तो दर्शन की शिक्षा ले रहे थे। लेकिन प्लेटो सुकरात से इतने प्रभावित हो गए कि उनसे अलग अपना अस्तित्व ही नहीं समझते थे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि प्लेटो जो थे वो सुकरात से बहुत ही प्रभावित हो गए और उनसे अपना अलग अस्तित्व नहीं समझते थे। यही एक कारण है कि वो राजनेता बनने की बजाय राजनीतिक चिंतक बन गए। ऐसा माना जाता है कि प्लेटो ने जो कुछ लिखा, जो कुछ कहा, सुकरात के विचार हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रभाव प्लेटो के ऊपर सुकरात का पड़ा है। और फास्टर महोदय ने लिखा है, क्या है? फास्टर महोदय ने लिखा है कि प्लेटो के जीवन में मोड़ 399 ईसा पूर्व में आया जब वह 28 वर्ष का था। जब वह 28 वर्ष का था तो उसके जीवन में एक मोड़ आया। और किसने कहा है कोटेशन? तो फास्टर महोदय कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। प्लेटो के चिंतन पर सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव था। ये तो सही, आप पढ़ भी चुके हैं। इसी संबंध में मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। तो एक कोटेशन है, कोटेशन देखिए आप लोग एक बार ज़रूर ध्यान से देखिए और याद भी करिए, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगा तो यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे और यही जो क्वेश्चन कर लेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। तो प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया, किसका कोटेशन है? तो मैक्सी का। किसका है? मैक्सी का। प्लेटो की बचपन का नाम तो मैं बताया हूँ पहले, यहाँ पे फिर एक बार देख लीजिए। प्लेटो के बचपन का नाम एरिस्टोक्लिस था। प्लेटो व्यायाम और संगीत के बहुत ही शौकीन थे और व्यायाम करते करते उनका कंधा जो था चौड़ा हो गया था और इसीलिए उनके व्यायाम शिक्षक जो गुरु थे, शिक्षक थे, उनका नाम क्या रख दिया? प्लेटो रख दिया। प्लेटो दर्शन का पोप है। प्लेटो दर्शन का पोप है। एक कोटेशन किसका है? तो कैटलिन महोदय का है। किसका है? कैटलिन महोदय का है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लेटो दर्शन का पोप है। किसका कोटेशन है? तो कैटलिन का है। नेक्स्ट चलते हैं। प्लेटो सुकरात की मृत्यु के बाद 12 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे। ऐसा माना जाता है कि प्लेटो गंगा नदी के तट पर पहुंच गए और भारत की वर्ण व्यवस्था का भी अध्ययन किया, क्योंकि उनकी न्याय व्यवस्था में ऐसा देखने के लिए मिलता है। जब प्लेटो वापस आते हैं यानी 388 ईसा पूर्व में, तो वो एक अकादमी की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? एक अकादमी की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में एक अकादमी की स्थापना करते हैं, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें विशेष रूप से दर्शन की शिक्षा दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि प्लेटो ने जो 388 ईसा पूर्व में एक अकादमी खोला था, उसमें विशेष रूप से दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्लेटो की अकादमी में स्पष्ट रूप से लिखा था, ये भी देख लीजिए। प्लेटो की अकादमी जो थी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि जिसे गणित या ज्यामिति नहीं आती है वह मेरे अकादमी में प्रवेश न करे। प्लेटो की मृत्यु 347 ईसा पूर्व में लगभग 81 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इसे तो आप समझ ही रहे होंगे, तो याद कर लीजिए कब हुई थी? 347 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। कभी कभी एग्जाम में कठिन क्वेश्चन यदि बना दे तो बहुत सारे लोग गलत तो करेंगे ही, निश्चित है, क्योंकि जन्म मृत्यु कोई पढ़ता नहीं है बेचारा का। लेकिन आप पढ़ लीजिए 428 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कब? 428 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 347 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्लेटो ने 36 या 38 पुस्तकें लिखी, लेकिन जिसमें से 28 पुस्तकें जो हैं प्रमाणित मानी जाती हैं या मिली हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख पुस्तक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नीचे। रिपब्लिक है। क्या है? रिपब्लिक है, स्टेट्समैन है, लॉज है, एपोलॉजी है, क्रीटो है, पैथागोरस है, क्रीसस है,
और फ्रिवलस है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, रिपब्लिक, स्टेटमेंट, लाज, एपोलॉजी, क्रीटो, पाइथागोरस, क्रेसस और एक पुस्तक का देख लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम हॉल में हूबहू देखने को मिलेंगे कि एक किसका बुक है, सबसे प्रसिद्ध जो उसका बुक है जिसे प्लेटो को अमर बनाया है, जिसने जिस बुक को, तो वो बुक है सॉरी रिपब्लिक। इसी बुक ने उसे अमर बना दिया राजनीतिक चिंतन में। इसमें रिपब्लिक का सर्वाधिक महत्व है, यही बात मैं बता रहा था। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इसमें रिपब्लिक का सर्वाधिक महत्व है। इसमें प्लेटो ने सुकरात की मृत्यु के बाद एवं युवा अवस्था में लिखा था। जो रिपब्लिक बुक लिखा था जब सुकरात की मृत्यु हो जाती है वो उसके बाद यह युवा अवस्था में लिखता है, और विश्व में प्लेटो का मूल्यांकन आज इसी पुस्तक के आधार पर किया जाता है। ये देखिए कुछ अन्य बुक का नाम है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। दी रिपब्लिका किसका बुक है, तो दी रिपब्लिका जो है सिसरो जी का बुक है। किसका है, सिसरो का बुक है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। दी रिपब्लिका सिसरो का बुक है। द मोनारिका, द मोनारिका किसका है, तो दांते महोदय का। किसका है, दांते महोदय का। ईटोपिया है, देखिए यूरोमिया नहीं है, ये ईटोपिया है। क्या है, लिख दे रहा है यहाँ पे, ईटोपिया। ईटोपिया किसका है, थॉमस मूर महोदय का। किसका है, यूटोपिया, थॉमस मूर का। जो बुक है अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो एक नोटबुक पे लिखिए, और लिखने के बाद जब भी समय मिले आपको 10 मिनट इस पे समय दीजिए और बार बार रिवीजन करिए। देखिए राजनीति शास्त्र में जो बुक का नाम है, कोटेशन है, थोड़ा याद करने में कठिनता आता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यदि विश्वास में नहीं, यदि आप दिन प्रतिदिन उसे 10 बार 15 बार देख लेते हैं तो कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपकी जवान पे हो रहेगा। यूटोपिया, थॉमस मूर, दी मोनारिका, डांटे, दी रिपब्लिक, सिसरो, ठीक है। 6 बुक्स कंसर्निंग ऑफ द रिपब्लिक बोधा का है, तो पॉलिटिक्स अरस्तु का है, ठीक है। ऐसे सारे बुक आपको याद हो जाएंगे। रिपब्लिक किस बुक, सॉरी अब यहाँ पे मैं किताब नहीं, मैं आगे बताता हूँ कि जो रिपब्लिक बुक है प्लेटो की, वो संवाद शैली में लिखी गई है। किस शैली में लिखा गया है, संवाद शैली में लिखा गया है। और इसी पुस्तक में प्लेटो ने आदर्श राज की स्थापना का स्वप्न देखा है। तो आदर्श राज तो आप जानते हैं प्लेटो ने दिया है, लेकिन किस बुक में दिया है, तो ध्यान में रखिएगा, रिपब्लिक बुक में आदर्श राज की स्थापना का स्वप्न देखा था। आपको पता है कि यूनान में द्वंद्वात्मक पद्धति प्रचलित थी। आपको यही पता होगा कि जो कार्ल मार्क्स हैं वो द्वंद्वात्मक पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि जो यूनान में द्वंद्वात्मक पद्धति प्रचलित थी वहीं से प्लेटो ने इस पद्धति को अपनाया था। तो प्लेटो ने द्वंद्वात्मक पद्धति को यूनान से अपनाया था, और प्लेटो से हीगल ने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्लेटो से हीगल ने अपनाया और हीगल से कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया था। तो कभी कोटेशन यानी मिलाने वाला आ जाए कि किससे कौन लिया है, तो सबसे पहले प्लेटो ने द्वंद्वात्मक जो लिया है, उसके बाद हीगल ने, और हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति कार्ल मार्क्स ने लिया है। यहाँ पे देखिए बताया भी गया है, समझाया भी गया है एरो के माध्यम से कि द्वंद्वात्मक पद्धति जो है प्लेटो, फिर हीगल, फिर कार्ल मार्क्स। द्वंद्वात्मक पद्धति का जन्म कहाँ माना जाता है, तो यूनान में माना जाता है। तो द्वंद्वात्मक पद्धति में होता क्या है, इसे यहाँ पे समझने का प्रयास किया जाएगा। तो द्वंद्वात्मक पद्धति में देखिए 3 बातें हैं, वाद हैं, प्रतिवाद हैं और संवाद हैं। तो वाद क्या होता है, वाद क्या होता है, वाद एक प्रारंभिक वस्तु है। क्या है, वाद एक प्रारंभिक वस्तु है जो कि पूर्ण सत्य नहीं होती है। जब इसकी प्रतिक्रिया होती है तो प्रतिवाद बन जाता है। यानी वाद प्रारंभिक वस्तु है, और जब वाद जो है उसकी जब प्रतिक्रिया होता है तो ही क्या बन जाता है, प्रतिवाद हो जाता है। और वाद और प्रतिवाद की क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या कर रहा है, वाद और प्रतिवाद की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट बनता है, आउटपुट होता है, वहीं से संवाद का जन्म होता है। तो ध्यान में रखिएगा, वाद अलग है, फिर वाद की प्रतिक्रिया में जो होता है वो प्रतिवाद बनता है, और वाद और प्रतिवाद में जब क्रिया होता है तो जो रिजल्ट आता है वही संवाद का जन्म होता है। जब तक यह पूर्ण सत्य होता है तब तक यह स्थिर रहता है। जैसे ही इसमें असत्य के तथ्य प्रवेश करते हैं वैसे ही पुनर्वाद में यह बदल जाता है और पुनः वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाद क्या है, प्रतिवाद क्या है और संवाद क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं, रिपब्लिक का उद्देश्य एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना है कि
आदर्श राज्य में आदर्श मनुष्य की ही प्राप्त हो सकती है। कहने का सेंस है कि जो रिपब्लिक है प्लेटो का, उसका उद्देश्य एक ऐसे राज्य की स्थापना करना है, क्योंकि आदर्श राज्य में ही क्या कर रहा है, आदर्श राज्य में ही आदर्श मनुष्य की प्राप्ति हो सकती है। अतः उन्होंने राज्य के विकास पर ज़्यादा जोर दिया। प्लेटो कहता कि अगर आदर्श राज्य रहेगा तो आदर्श मनुष्य अपने आप ही हो जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने आदर्श राज्य पर विशेष फोकस किया है। और इनकी कुछ अलग कृत्य हैं, अलग पुस्तक है, अलग बुक है, उसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग। स्टेट्समैन है, क्रीसस है, लाज है, और यह उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। यानी जब ये तीनों बुक है प्लेटो की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है, और इसकी रचना उसके अपने जीवन के अंतिम चरणों में 7 वर्षों के बाद की थी। ठीक है, यानी जब 7 वर्ष की उम्र में हो गए थे तब इसकी रचना की है, और इसका प्रकाशन जो हुआ है इनकी मृत्यु के बाद हुआ है। उनके राजनीतिक विचारों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रांत रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लाज की ओर देखना चाहिए। यद्यपि क्रीटो में भी व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंधों की कुछ चर्चा की गई है, और उसका सबसे प्रमुख ग्रंथ जो है कौन है, तो उसे तो मैं पहले बता दिया हूँ, रिपब्लिक। और लेकिन यहाँ पे एक बुक और है, देख लीजिए यहाँ पे, क्रीटो, कि यद्यपि क्रीटो में भी क्या है, यद्यपि क्रीटो में भी व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंध की कुछ चर्चा की गई है। तो क्रीटो भी एक प्लेटो का बुक है, लेकिन अमर उन्हें कौन बनाया, तो रिपब्लिक नामक बुक ने प्लेटो को क्या बनाया, अमर बना दिया। और पॉलिटिक्स किसका है, तो पॉलिटिक्स बुक है किसका बताइए आप लोग, अरस्तू का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्टेट्समैन और लाज पुस्तक पर विचार, यानी स्टेट्समैन की जो पुस्तक है, सॉरी प्लेटो की जो स्टेटमैन बुक है और लाज है, उस पर प्लेटो के क्या विचार हैं, इसे हम जानने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। प्लेटो की उम्र जैसे जैसे, समझ ही रहे हैं, प्लेटो की उम्र जैसे जैसे ढलने लगता है, वह जीवन की आवश्यकताओं को समझने लगता है, और कहता है कि धरती पर आदर्श राज का विचार प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए वह आगे चलकर क्या करता है कि मिश्रित राज और मिश्रित संविधान का विचार करता है, और जिसका विकास लाज में हुआ है। यानी जब देखता है कि आदर्श राज की स्थापना करने में कितनी तकलीफ़ें हैं, कितनी बाधाएं हैं, कितनी मुश्किलें हैं, तो यह सोचकर आगे चलकर जब वो पुस्तक लाज आता है तो उसमें उसने एक विचार दिया है कि मिश्रित राज और मिश्रित संविधान का विचार, और इसका विकास लाज नामक पुस्तक में हुआ है। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि पूछ देगा क्वेश्चन, किस पुस्तक में मिश्रित राज और मिश्रित संविधान का विचार प्लेटो ने दिया है, तो लाज पुस्तक में दिया है। लाज पुस्तक को प्लेटो ने अपनी वृद्धावस्था में लिखा था, और आकार में सबसे बड़ा ग्रंथ था। समझ सकते हैं कि जो लाज पुस्तक है यह वृद्धावस्था में सबसे बड़ा ग्रंथ है, आकार में सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो याद कैसे करेंगे, लाज होता है जो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, लाज शर्म है सब बहुत बड़ी बात है, तो आकार में सबसे बड़ा ग्रंथ है। मैं याद करने के लिए आपको कोलेट कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप याद कर भी रहे होंगे साथ में। नेक्स्ट चलते हैं हम, कि रिपब्लिक में बताए गए विचारों को प्लेटो ने इसी पुस्तक में काफ़ी कुछ बदल दिया है। और स्टेटमैन की शाब्दिक अर्थ होता है, स्टेटमैन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, राजपुरुष, राजमर्मज्ञ और राजनेता। तो आप समझ सकते हैं कि जो कुछ रिपब्लिक में बताया गया है लाज में बदल दिया गया है, और स्टेटमैन का शाब्दिक अर्थ होता है राजपुरुष होता है, राजमर्मज्ञ होता है और राजनेता होता है। तो प्लेटो ने आदर्श राज का वर्गीकरण भी किया है। प्लेटो ने क्या किया, आदर्श राज का वर्गीकरण किया है, और मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया, एक कानून प्रिय राज में और एक कानून विहीन राज में। वो कहता है कि शासकों की संख्या के आधार पर इसमें प्रत्येक के 3 रूप होते हैं। क्या कहता है सॉरी दोस्तों, शासकों की संख्या के आधार पर इसमें प्रत्येक के 3 रूप होते हैं। पहला क्या है, विधि सम्मत राज में क्या कर रहा है, विधि सम्मत राज में एक का शासन। तो विधि सम्मत राज में एक का शासन होता है, वो राजतंत्र कहलाता है। कुछ का शासन हो तो कुलीन तंत्र कहलाता है, और बहुतों का शासन हो तो जनतंत्र कहलाता है। विधि सम्मत समझिएगा। और एक विधि विहीन राज्य में, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या कह रहा है आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। देखिए, कह रहा है विधि सम्मत राज्य में एक का शासन है तो राजतंत्र,
कुछ का शासन है तो कुलीन तंत्र, और बहुतों का शासन है तो जंत्र का राज। लेकिन यदि एक विधि विहीन यानी जहाँ पे कानून न हो उस राज्य में वही एक का शासन होगा तो निरंकुश तंत्र हो जाएगा, या अतताई तंत्र हो जाएगा, या अधीना या एकतंत्र या अधीनक तंत्र हो जाएगा। और बहुतों का रहेगा तो भीड़ तंत्र शासन हो जाएगा या उग्रोग तंत्र बन जाएगा। ये क्या करा, विधि विहीन राज्य में है, और वो क्या करा था, विधि संबंध यानी जहाँ कानून हो। तो प्लेटो का मानना था कि कानून प्रिय राज्य में, एक कोटेशन आप लोग जरूर देखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए। क्या है कोटेशन, देखते हैं हम लोग। प्लेटो का मानना था कि कानून प्रिय राज्य में राजतंत्र स्वतंत्रतम होगा। यानी कह रहा है प्लेटो कि जहाँ पे कानून होगा वहाँ पे राजतंत्र सर्वोत्तम होगा, और जहाँ कानून नहीं होगा यानी कानून विहीन राज्य में लोकतंत्र सर्वोत्तम होगा। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। एक इसका कोटेशन है प्लेटो का, कानून प्रिय राज्य में राजतंत्र सर्वोत्तम होगा और कानून विहीन राज्य में लोकतंत्र सर्वोत्तम होगा। ये प्लेटो का कथन है। प्लेटो ने कहा है कि मिश्रित राज्य वह राज्य है जिसमें वैधानिक राजतंत्र एवं वैधानिक लोकतंत्र का मिश्रण पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। तो एक मिश्रित राज्य वह राज्य है जिसमें वैधानिक राजतंत्र एवं वैधानिक लोकतंत्र का मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। यूनान में निगमनात्मक पद्धति एवं आगमनात्मक पद्धति का विकास हुआ है। ठीक है, प्लेटो निगमनात्मक पद्धति में विश्वास करते थे। किसमें? प्लेटो निगमनात्मक पद्धति में विश्वास करते थे, और यह सामान्य से विशेष की ओर चलता था। यह सामान्य से विशेष की ओर चलता था। और निगमनात्मक पद्धति के मानने वाले जो विचारक होते थे वो संश्लेषणात्मक पद्धति में विश्वास रखते थे। ठीक है, और ये आदर्शवादी होते थे, प्रत्ययवादी होते थे। ये परिणाम को पहले ही निश्चित मान लेते थे, फिर विभिन्न तर्कों द्वारा उसे सिद्ध करने का प्रयास करते थे। प्लेटो ने पहले ही आदर्श राज्य की कल्पना कर लिया। क्या करा है? प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति के चलते ही आदर्श राज्य की स्थापना कर ली है, और फिर विभिन्न तर्कों द्वारा उसे स्थापित करने का प्रयास किया है। और जो गणित है, ज्यामिति है, दर्शन शास्त्र है, ये सब निगमनात्मक पद्धति पर ही आधारित होते हैं दोस्तों। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो हैरी टू क्लासेस को जरूर दोस्तों सर्च करिए, और सर्च करने के बाद क्या करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी करिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आगमनात्मक पद्धति को विश्लेषणात्मक पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, तो निगमनात्मक पद्धति को संश्लेषणात्मक कहा जाता है, और आगमनात्मक पद्धति को अविश्लेषणात्मक पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है विज्ञान इसी पद्धति पर आधारित है। कह रहा है कि जो आगमनात्मक पद्धति है उसी पद्धति पर विज्ञान आधारित है, क्योंकि यह ऐसी पद्धति है जिसमें विशेष से समान की ओर चला जाता है। यानी आगमनात्मक पद्धति में विशेष से समान की ओर चला जाता है, और आगमनात्मक पद्धति यही कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि जो निगमनात्मक पद्धति होता है वह सामान्य से विशेष की ओर चलता है, और जो आगमनात्मक पद्धति होता है वो विशेष से समान की ओर चलता है। जो आगमनात्मक पद्धति होता है वो विश्लेषणात्मक होता है, और जो निगमनात्मक पद्धति होता है वो संश्लेषणात्मक होता है। तो इसे आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिएगा, ये क्वेश्चन बनता भी है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने के कारण हम क्वेश्चन गलत करके एग्जाम हॉल में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना इस बार, क्योंकि एक एक नंबर की बहुत फाइट है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। इस पद्धति में विश्वास करने वाले लोग होते हैं। इस पद्धति में जो आगमनात्मक पद्धति है तो विश्वास करने वाले लोग जो वैज्ञानिक होते हैं, यथार्थवादी होते हैं, ऐतिहासिकवादी होते हैं, या व्यवहारवादी होते हैं। अरस्तु आगमनात्मक पद्धति का प्रबल समर्थक होते हुए भी निगमनात्मक पद्धति में विश्वास करता था। यानी कह रहा है कि भले ही वो आगमनात्मक पद्धति का प्रबल समर्थक था, लेकिन कहीं ना कहीं निगमनात्मक पद्धति में वो विश्वास करता था, क्योंकि वे आदर्शवादी राज्य की स्थापना करना चाहता था। कहने का तात्पर्य है ये भी आदर्शवादी राज्य की स्थापना करना चाहता था, लेकिन इसके लिए वह यथार्थवादी तरीके को अपनाकर क्या करना चाहता था, आदर्शवादी राज्य को प्राप्त करना चाहता था। अब आदर्श राज्य तथा प्लेटो, आदर्श राज्य पे प्लेटो के क्या विचार हैं इसको यहाँ पे बताया गया है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत रिपब्लिक की आधारशिला है। क्या रहा? प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो रिपब्लिक की आधारशिला है, इसीलिए रिपब्लिक का शीर्षक जो है कंसर्निंग जस्टिस, क्या है? कंसर्निंग जस्टिस रखा गया है, जिसे न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है।
प्लेटो के न्याय के प्रतिपादन के पूर्व, यानी प्लेटो ने जब न्याय का प्रतिपादन किया था उसके पूर्व परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत, या समझ सकते हैं कि प्लेटो के न्याय का जब प्रतिपादन नहीं किया उसके पहले न्याय के कुछ सिद्धांत हैं, परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत। तो इसके प्रवर्तक कौन है, कभी कभी एग्जाम में बन जाता है। तो परंपरावादी जो न्याय है उसके प्रवर्तक हैं सिफालस एवं पोलीमार्कस हैं। दूसरे के प्रवर्तक क्या हैं, थ्रेसीमेकस हैं। क्या हैं, थ्रेसीमेकस। और तीसरे के क्या हैं, ग्लाकन है। कहने का तात्पर्य है कि जो परंपरावादी सिद्धांत हैं उसके प्रवर्तक हैं सिफालस एवं पोलीमार्कस, और दूसरे के प्रवर्तक हैं यानी उग्रवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं थ्रेसीमेकस। यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, वहाँ पूरा नहीं लिखा गया है, थ्रेसीमेकस, ठीक है। और जो तीसरे हैं, तीसरे कौन है, उदारवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो उदारवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आपके ग्लाकन। क्या है, ग्लाकन। तो इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। प्लेटो ने तीनों सिद्धांतों का खंडन करते हुए अपने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी जो तीनों यूनान के प्राचीन न्याय के सिद्धांत दिया है उन तीनों का खंडन किया है और प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और कहता है कि राज में रहने वाला प्रत्येक वर्ग के द्वारा बिना एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए अपने अपने कार्यों को करना ही ना है। कह रहा है राज में रहने वाला प्रत्येक वर्ग, जो भी व्यक्ति हो, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना अपने अपने कार्यों को करना ही क्या है, न्याय है। ये प्लेटो के अनुसार न्याय में अपना विचार दिया है। आदर्श राज्य क्या है, तो आदर्श राज्य में न्याय, आदर्श राज्य में क्या क्या प्लेटो ने बताया है, न्याय के बारे में बताया है, दार्शनिक राजा के बारे में बताया है, साम्य के बारे में बताया है और शिक्षा के बारे में बताया है। तो इसे हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं और आप अच्छे से तैयारी करिए जिससे आप एग्ज़ाम में एकदम मन चित लगा दीजिए। ये समय जो है ऐसा है कि एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा रखिए और एक अच्छे तरीके से एक प्लानिंग करके, एक स्मार्ट वर्क करके अपने पढ़ाई को मजबूती प्रदान करिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना की है जिसे अभिभावक वर्ग या शासक वर्ग या सैनिक वर्ग के लिए जाना जाता है। तो कहने का सेंस यह है कि प्लेटो ने जो रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना की है जिसे अभिभावक वर्ग के नाम से जाना जाता है और इस अभिभावक वर्ग के लिए, सैनिक वर्ग के लिए एक साम्यवाद की व्यवस्था किया है। अब इस साम्यवाद क्या है, बहुत ही संगीन मामला है। इसे यदि आप समझ गए तो प्लेटो के सिद्धांत को आपको समझने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो साम्यवाद यह है कि साम्यवाद से वह सोचता है कि भ्रष्टाचार से जो भी शासक वर्ग रहेंगे वो मुक्त रहेंगे। वो कहता है प्लेटो कहता है कि स्त्री और पुरुष की समानता का अगर समान रूप से रहेगा और उन्हें परिवार और संपत्ति से अलग किया जाएगा तो राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होगा। यही साम्यवाद है। हम यहाँ पे नीचे समझने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहली बात तो समझ लीजिए कि प्लेटो स्त्री और पुरुष को समानता पर बल देता था। वहीं अरस्तु क्या करता था कि पुरुष और स्त्री को समान रूप से नहीं मानता था। वो कहता था अरस्तु कि स्त्रियों का काम केवल घर का काम करना है, और यही प्लेटो करता है कि नहीं, स्त्री और पुरुष शासक वर्ग में भी भाग ले सकते हैं और सैनिक वर्ग में भी भाग ले सकते हैं। तो वह स्त्रियों को हर क्षेत्र में भागीदार करने के पक्षधर था। तो कौन पक्षधर था? प्लेटो। वह मानता था कि स्त्री शासक एवं सैनिक दोनों बन सकती है। प्लेटो के साम्य का अर्थ है किसी भी वस्तुओं का सार्वजनिक उपभोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर एक शब्द में पूछे कि प्लेटो के साम्यवाद का क्या अर्थ है तो किसी भी वस्तु का सार्वजनिक उपभोग प्लेटो का साम्य। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ और ये पूरा सार है इसका। प्लेटो का साम्यवाद में परिवार और संपत्ति दोनों क्षेत्रों में लागू करता है। जो साम्यवाद है उसका वो परिवार और संपत्ति दोनों क्षेत्रों में लागू करता है। और प्लेटो कहता है कि शासक एवं सैनिक के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, न उसके पास परिवार होगा, न उसके पास ज़मीन होगी, न उसके पास हीरे होंगे। वह कहता है कि इन सभी का
उनके पास कोई ज़रूरी नहीं है, यानी जो भी वस्तुएं हैं उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। और वो जो भोजन करेंगे वो सरकारी भोजनालय में भोजन करेंगे और इस भोजन की व्यवस्था उत्पादक वर्ग करेगा। इतना आप ध्यान में रखिएगा कि एक काम क्या है कि उनके पास न निजी संपत्ति होगा, न परिवार होगा, उनके पास कोई संपत्ति नहीं होगी और उनके भोजन की व्यवस्था भी जो होगा वो सरकारी भोजनालय में होगा और उसकी व्यवस्था उत्पादक वर्ग करेगा, यानी जनता करेगा। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका कि प्लेटो अभिभावक वर्ग को परिवार से मुक्त, क्या है, प्लेटो अभिभावक वर्ग को परिवार से मुक्त कर देना चाहता है। वह इनको विवाह की इजाज़त भी नहीं देता है। प्लेटो के अनुसार स्त्री एवं पुरुष साथ साथ सरकारी आवास में रहेंगे तथा प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्री से तथा प्रत्येक स्त्री प्रत्येक पुरुष से संबंध बनाने के लिए स्वतंत्रता रहेगा, यानी स्वतंत्र रहेंगे। प्लेटो के अनुसार जन्म लेने वाला बच्चा न तो माता पिता को जान सकेगा न ही माँ बाप को। अब समझ सकते हैं इसके करने से उसका सिद्धांत था कि मोह उत्पन्न नहीं होगा और राजा भ्रष्ट नहीं होगा। लेकिन प्लेटो ये नहीं जानता था कि ये इतना आसान नहीं है, यहीं पे उसकी विचारधारा असफल होने का नाम लेता है। प्लेटो स्त्री पुरुष से कोई अंतर नहीं मानता। प्लेटो कहता है कि स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल शारीरिक बनावट का है। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि एक स्त्री एक कमजोर पुरुष है और एक पुरुष एक शक्तिशाली स्त्री है। प्लेटो अपने साम्यवाद की योजना से एक साथ कई उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात अभिभावक वर्ग भली भांति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है, राज्य में रह सकता है और संतान को सुधार सकता है, ठीक है, और स्त्रियों को इससे मुक्ति मिल सकती है। यही प्लेटो का साम्यवाद की योजना है। प्लेटो मानते हैं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी संपत्ति एवं परिवार है। अगर यह दोनों नहीं रहेगा तो शासक वर्ग क्या होगा, कभी भी भ्रष्ट नहीं होगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि प्लेटो का साम्यवाद कैसा है, तो प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है जबकि कार्ल मार्क्स का साम्यवाद जो है आर्थिक है। इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। अब साम्यवाद की आलोचना देखिए। साम्यवाद की आलोचना बहुत अच्छा यहाँ पे अच्छा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अच्छा या बुरा की बात देखिए, आप पढ़ रहे हैं ठीक है, ज्ञान तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में ना ज्ञान पहले आएगा, ठीक है, मैं थोड़ा आपको दूसरी तरफ करना चाहता। यदि आप सफल हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप सफल हैं, आपके पास ज्ञान नहीं है तो फिर भी आप बहुत ज्ञानशाली हैं। यदि आपके पास पूरा ज्ञान है, आप असफल हैं, आप पढ़ रहे हैं 5 साल से 10 साल से, यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समाज की नज़र में क्या हैं, असफल हैं। तो दोस्तों आप यदि पढ़ रहे हैं तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक निश्चित समय में अपने आप को बांध लीजिए। यदि अपने आप को निश्चित समय में बांध लेते हैं ना, तो यकीन रखिए जब आपके अंदर पढ़ाई का जुनून आएगा तो गर्मी, ठंडी और बरसात कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, किसी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और आप अपनी तैयारी को एक नई चुनौती अपने आप से ही लीजिए। यदि आप अपने समाज, अपने परिवार को बदलना चाहते हैं, तो आप नौकरी को पाना चाहते हैं, क्यों आपको ही मिले नौकरी, जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा उस दिन आप सफल हो जाएंगे और आपको सफल होने में देर नहीं लगेगा। तो मैं बस यही कहता हूँ कि जब आप पढ़ रहे हैं, समय दे रहे हैं ना, तो पूरा जी जान लगा दीजिए और जल्द समय में अपनी नौकरी को लीजिए, क्योंकि एक बार समय चुकेगा ना तो 2-3 साल आपका जाया होगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये समय आपका जाया हो। तो साम्यवाद की आलोचना किसने किया है कि यह त्याग की मांग सर्वश्रेष्ठ से की गई है। तो बारकर महोदय ने, कौन किया है, बारकर महोदय ने कहा है कि यह त्याग की मांग सर्वश्रेष्ठ से की गई है। तो ऐसा कोटेशन यदि आ जाता है तो आप बारकर को क्लिक करेंगे यानी टिक करेंगे। तो जो परिभाषा मैं लिखवा रहा हूँ यानी इसमें लिखा हुआ है उसका आप नोट्स बना लीजिए और कम समय में उसका रिविजन कर सकें। मैक्सी कहता है यदि प्लेटो आज जीवित होता तो सबसे बड़ा साम्यवादी होता। क्या कहता है, प्लेटो आज जीवित होता तो सबसे बड़ा साम्यवादी होता। अरस्तु का कथन है प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट का रिश्तेदार होना अच्छा है। अरस्तु पुनः लिखता है जिस प्रकार से स्वादिष्ट मदिरा में जल की अधिक मात्रा मिला देने से वह स्वाद की शैली को खो देती है, उसी प्रकार पिता पुत्रों के नामों से सूचित यह रिश्ता परिवार एकता को शिथिल बना देता है।
तो ये उसके बारे में बता रहा है। प्लेटो प्रथम फांसीवादी था, एक किसका कथन है, तो कार्लपापर महोदय का है। पूछ देगा प्लेटो प्रथम फांसीवादी था, किसने कहा है या किसका कथन है, तो कार्लपापर का है। प्लेटो का शिक्षा संबंधी विचार, तो प्लेटो ने शिक्षा पे जो विचार दिया है 6 से 20 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा दिया है और 20 वर्ष से ऊपर उच्च शिक्षा के बारे में बताया है। तो सेबाइन ने लिखा है प्लेटो शिक्षा पर अत्यधिक बल देता है। सेबाइन ने लिखा है कि प्लेटो शिक्षा पर अत्यधिक बल देता है और पुरुष एवं स्त्रियों की शिक्षा की समानता पर भी बल देता है। राज व्यक्ति का बृहत रूप है, किसने कहा है, तो राज व्यक्ति का बृहत रूप आप जानते हैं, बहुत बार पढ़े होंगे, प्लेटो ने कहा। और ये पूछे कि राज व्यक्ति से पूर्व है, किसका कथन है, तो अरस्तु का कथन है। प्लेटो केवल अभिभावक वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग की शिक्षा की व्यवस्था करता है, उत्पादक वर्ग का पूर्ण रूप से शिक्षा से वंचित कर दिया है। लेकिन कहीं कहीं मिलता है कि प्लेटो उत्पादक वर्ग के बच्चों के लिए भी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति के अंतर्गत शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है। व्यक्ति की शिक्षा की व्यवस्था राज्य द्वारा की जानी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में देखिए, प्रारंभिक शिक्षा किशोरावस्था के लिए है और इसका उद्देश्य क्या है, सैनिक बनाना है, जबकि उच्च शिक्षा का उद्देश्य है प्रौढ़ावस्था में, यानी उच्च शिक्षा जो है प्रौढ़ावस्था के लिए, और इसका उद्देश्य दार्शनिक राजा बनाना। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए बार्कर ने कहा है शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक औसत से ठीक करने का प्रयास है। क्या कर रहा है बार्कर ने, कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक औसत से ठीक करने का उपचार है। रूसो ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि रिपब्लिक राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं, बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यानी किताब है। एक कोटेशन है, तो आप अपने जैसे फॉर्मेट में याद करना है, याद कर लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा बुद्धि के लिए है, आत्मा के लिए है, संगीत के लिए आत्मा के लिए संगीत और शारीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोटेशन है, लेकिन मैं अपने शब्दों में बताया हूँ। यहाँ पे लिखा है, लाइन टू लाइन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, जैसा मैं आपको समझ में आ जाए मैं उसी तरफ से बताने का प्रयास करता हूँ। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा बुद्धि के लिए है, आत्मा के लिए संगीत के, यहाँ पे गलत लिखा है, आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। एक किसका कथन है, तो प्लेटो का कथन है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वन लाइनर के रूप में है, यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं। मन की शिक्षा के लिए संगीत आवश्यक है प्लेटो के अनुसार। ठीक है, मन की शिक्षा के लिए क्या है, संगीत आवश्यक है। प्लेटो ने संगीत पर इतना बल दिया है कि उन्होंने लिखा है कि जब संगीत के स्वर निकलते हैं तो राज के कानून में परिवर्तन हो जाते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन देखिए लिखे हैं कि संगीत के जब स्वर निकलते हैं तो राज के कानून में परिवर्तन हो जाता है। और कहते हैं कि मुझे राष्ट्र के लिए संगीत लिखने दो, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि शासन कौन चला रहा। किसने कहा है, प्लेटो महोदय ने कहा है। आप समझ सकते हैं संगीत के कितने बड़े दीवाने थे, और जो व्यायाम बहुत ही करते थे, जिसके कारण इनका कंधा जो हो गया था चौड़ा हो गया था। इसी कारण के जो गुरु थे उन्हें प्लेटो का नाम भी दिया है। प्लेटो की उच्च शिक्षा की व्यवस्था प्रतिभा संपन्न लोगों ने किया है, और इसी शिक्षा व्यवस्था में स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे, यानी उच्च शिक्षा जो है सबके लिए किए थे, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों लोग भाग ले सकते थे। और प्लेटो का जो प्रिय विषय था गणित था। क्या था, गणित था। नेक्स्ट चलते हैं। प्लेटो की शिक्षा योजना का यह गंभीर दोष है, क्योंकि केवल अच्छे शासक से देश का कल्याण संभव नहीं है। तो जनता पर बहुत ही कम ध्यान दिया है, केवल अभिभावक और अच्छे शासक पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में क्या करिए, घंटी का निशान दबा लीजिए, जिससे आपको क्या हो, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी एक तैयारी को नया आगाज कर सकें। और अपने पढ़ाई को देखिए, आप पढ़ रहे हैं तो समय दे रहे हैं, तो एक अच्छे रूप में एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़िए और अपने लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त करिए। यही मेरी शुभकामना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।